हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 30। ये चैप्टर जो है बायोलॉजी का है, जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी के विषय में चर्चा करेंगे। ये चैप्टर जो है कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे 11वीं क्लास के हो चाहे 12वीं क्लास के हो। एनसीईआरटी के बुक को भी फॉलो करता है। प्लस जो है यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे जिनके पास जो है बायोलॉजिकल सब्जेक्ट है और उनके पास सिलेबस में बायोटेक्नोलॉजी है, तो ये चैप्टर उनके लिए अमृत तुल्य होने वाला है। इस चैप्टर में जो है हम बहुत तरह की बातें करेंगे। हम यहाँ पर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो है बेनिफिट के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है ईस्ट में और जो है कॉड में ये अपने महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और कई मायने में हमारे शरीर के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन आपको पता ही है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is the yogurt and cheese making. The yogurt is mean to the curd and the cheese making here. And the next topic, at the home be a bite of yogurt to be milk to the set. There is the milk become yogurt to curd due to the milk curding enzyme released by the increasing of population of bacteria. The bacteria has a lactobacillus. The lactobacillus present in the curd, present in the starter. There is a table on a commercial scale making of yogurt as well as cheese utilized. Is a net is a tablet for their purpose. A renise is the milk curdling of enzyme obtained from to the calf stomach. There is a calf stomach, and however this is a method is a popular anymore. Whether be bacteria or the onions, when milk of the curdled milk is a protein cases is the separated from to the liquid which is called lines. The lactobacillus convert to the lactose into the milk into a lactic acid which is lower to the pH. The lower pH is a cases as a soiling which is the assembly for a preservation. Here the butter can be made by the voluntarily shaking, carrings and the shore milk. The fat is a globe, whereas is a separate and from a butter. A start to the culture of Streptococcus ceremosis and the lactonoxtox is added to the milk when the butter, yogurt and cheese are made. So here show the fermenting of macrobiomes used for the dairy product. Here is a fermenting of product and fermenting of microorganisms and depressions. The yogurt is a Streptococcus, is a Thermophilus, and the Lactobacillus is a Bulgaria. And the descriptions here product made from a low and no fat milk or stabilizer like a added. And butter is a lactococcus is elastics. The cream is a incubated till of the desired acidity is achieved of flowing by the charrings and the washing and the salting. The next is the microorganism and antibiotics. In 1928, Alexander Fleming accidentally discovered that is a microorganism can inhibit the growth of another organism. Salmonella is a Weltzman in 1942 is a coin the terms of antibiotics. Antibiotics means anti means purpose to the biotic means the living organism. There is a discover for Alexander Fleming is a accidentally for a microorganism. The antibiotic is a substance produced by the microorganisms such as bacteria,
fungus, and which includes to the growth of another microorganism. And antibiotics are generally small molecules with a molecular weight less than 2000 dar, and they are not enzyme that antibiotic interfere with their vital metabolic process of pathogenic bacterium and prevent its growth of reproduction. The next here is a well spectrum and the non spectrum antibiotics. Is the modern medicines have found a specific antibiotic for almost every different pathogens. The pathogens are most important here. Streptomyces is a bacterium. Yet some of the most widely used of antibiotic like a chloromophonocol, erythromycin, tetralynes, etc. And this is called the septum antibiotics. The board septum is antibiotics and can be used against the more than one kind of pathogenic bacterium. Streptomyces and Penicillia is a narrow septum antibiotics used against a few pathogenic bacteria. And there is a next is a drawback of antibiotics. The use of antibiotics was a big step is occurring infections disease, which is offered to the safe, sure, and the relative expensive car. But even now we find many people suffering from bacterial disease. This reason for this are some people are allergic and particularly antibiotic. Some diseases are causing bacteria undergoes to the mutation and become resistant to a particular antibiotic to which they are sensitive earlier. And source of antibiotics here, some of common antibiotics and their source organism are given table. The here show the table major antibiotic and their source. देखो हमारा यहाँ पर जो अगला टॉपिक आया है वो है दही व पनीर निर्माण। देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है कि दही एवं पनीर का निर्माण में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार जो है सहायक सिद्ध हुए हैं। कहते हैं घर पर हम दूध में थोड़ी सा जो है दही मिला देते हैं और यह जम जाता है। ऐसे दही में विद्यमान जो है लैक्टोबैसिलस की संख्या में वृद्धि के कारण संभव होता है। यानी लैक्टोबैसिलस के कारण ही जो है दूध जो है दही में कन्वर्ट होता है। अगर देखा जाए व्यापारिक स्तर पर तो दही एवं पनीर के उत्पादन के लिए जो है नरेंट टिक्कियों का उपयोग किया जाता है। ये बछड़े के आमाशय से प्राप्त की जो है कीवक रेनिन है जो दूध को जमाता है। ये विविध अब उतनी लोकप्रिय नहीं है क्योंकि आज जो है ये साधारण शब्दों में आ चुका है, साधारण बातों में आ चुका है। कहते हैं अगर बैक्टीरिया जीवाणु या रेनिन दोनों से किसी की भी द्वारा जब दूध का दही बनता है तो द्रव्य से दूध जो है प्रोटीन कैसीन अलग हो जाता है और बचे हुए द्रव्य को जो है तोड़ पानी यानी वेल्स कहते हैं। और लैक्टोबैसिलस दूध में विद्यमान जो है लैक्टोज को लैक्टिकल अम्ल में परिवर्तन कर देता है जिससे जो है पीएच कम हो जाता है और कम पीएच को जो है खट्टापन उत्पन्न होता है जो है परीक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होता है। अगर यहाँ बात करें खट्टे दूध को जो है तेज़ी से बथने का जो है मक्खन बनाया जाता है जो कि बहुत आपको भी पता है कि जो ये सेंट्रीफ्यूजल मेथड होती है इसे दूध को जो है मथ के जो है मक्खन इसमें निकाला जाता है। कहते हैं बासा गोलकियों अलग होकर मक्खन बनाती है। जब मक्खन दही व पनीर बनाए जाते हैं तब एक प्रवर्धक संवर्धन यानी जीवाणु समूह जो है स्टोकैरियोकस क्रोमोसिस यानी ल्यूकोस्टोसिस के दूध में मिला दिया जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। अगर देखा जाए दूध उत्पादन के लिए उपयुक्त कीवन जीवाणु किस प्रकार कार्य करते हैं तो ये टेबल में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो अगर आप देख सकते हो तो इसमें दही है और मक्खन है। देखिए कीवन जो है सूक्ष्म जीवाणु यानी जो है एस्ट्रोप्लेटोकाकस, थैमोफाइलस और जो है लैक्टोबैसिलस और जो है विगोरियंस जिसमें है जो होता है वर्णित कहा गया है कि कम वसा का जो है वसाहीन दूध से प्राप्त उत्पाद एवं जो है जिलेटिन्स स्थायीकारक का जो है संयोजन करता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर बात करें मक्खन का तो मक्खन जो होता है लैक्टिकस के रूप में विद्यमान होता है यानी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। अगर देखा जाए मलाई को एक अन्य जो है इनवोल्यूटेस वंचनीय गर्माहट करना पड़ता है जब तक वो इंद्रित अम्लता प्राप्त नहीं हो जाता। तब उपरांत जो है मलाई को मथ लिया जाता है और धोया जाता है और इसमें जो है नमक मिला दिया जाता है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दूध उत्पादन के लिए उपयोग जो है कीवन जीवाणु किस प्रकार हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर यहाँ बात करें सूक्ष्म जीव
एवं जो है प्रतिजैविक की, तो ये बात तो क्लियर हो चुका है कि आपको पता है कि 1928 में जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने संयोग से ये खोज किया कि एक सूक्ष्म जीवाणु दूसरे सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोक सकता है। तो ये एक्सीडेंटली ये खोज हुई, जो कि बहुत ही विशिष्ट बात थी। अगर बात करें मार्शल्स वक्समैन में, तो 1942 में जो है बायोटेकिक एंट्री प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग किया गया था। इसका मतलब था एंट्री प्रति विरुद्ध बायोटिक्स जीवित जीवाणु प्रणाली। इसका मतलब यही होता है कि प्रतिजैविक जो है एंटीबायोटिक्स सूक्ष्म जीवों जैसे कि जीवाणु एवं कवक द्वारा उत्पन्न किया गया पदार्थ है जो दूसरे सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकता है। यानी ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कवर की गई थी जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। ठीक है, बेसिकली एक्सीडेंटली ये खोज हुई, लेकिन बहुत काफ़ी जो है मैक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये अपना और महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी इसी में काफ़ी हद तक आधारित हो गई। एंटीबायोटिक सामान्यतः छोटे अणु होते हैं जिनका अणुभार 200 डाल्टन्स के कम होता है, और ये केवल नहीं है। कहते हैं एंटीबायोटिक जो है रोगजनक जीवाणुओं के प्रमुख उपचारिक प्रक्रिया के साथ जो है व्यक्तिकरण करता है और इसकी वृद्धि और जनन को भी रोकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ है। अगर बात करें व्यापक और सीमित प्रयोग करने वाले जो है एंटीबायोटिक की, तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम के रूप में होती है। यहाँ पर बात आती है कि आधुनिक औषधि में लगभग सभी विभिन्न प्रकार के जो है रोग जनकों के लिए एक एंटीबायोटिक की खोज की जा चुकी है। कहते हैं स्ट्रोमाइसिस जीवाणु से कुछ सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त एंटीबायोटिक जैसे क्लोरोफेनिकॉस, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन आदि प्राप्त होते हैं। कहते हैं इन्हें व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है। यानी हम इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, और इसे एक से अधिक प्रकार के रोगजनक के जीवाणुओं के विरुद्ध प्रयोग भी किया जा सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। अगर देखा जाए एस्ट्रोप्लेटोमाइसिन की एवं पेनिसिलिन की, तो संक्रिय स्पेक्ट्रम यानी एंटीबायोटिक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, और इन्हें जो है सीमित रोगजनक जीवाणुओं के विरुद्ध भी प्रयोग किया जा सकता है। बात करें अगर एंटीबायोटिक की कमियों की, तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो जाता है कि एंटीबायोटिक का प्रयोग संक्रमण रोगों के इलाज में एक बड़ा ही कदम था। सुरक्षित, निश्चित एवं अपेक्षाकृत जो है सस्ता इलाज, लेकिन आज भी कई लोग जीवाणुओं के संक्रमण के रूपन होते पाए जाते हैं, और इसके निम्न कारण हैं। कहते हैं कुछ लोग एक विशेष एंटीबायोटिक के लिए संवेदनशील होते हैं, और कुछ रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु उत्पन्न के पश्चात एक विशिष्ट एंटीबायोटिक के जो है प्रतिरोधी हो जाते हैं, जिसके लिए ये पहले संवेदनशील थे। यानी ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है कि एंटीबायोटिक की कुछ कमियां भी यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में ढूंढा गया है। कुछ लोग एक विशेष एंटीबायोटिक के लिए अति संवेदनशील होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, और कई जो होते हैं संवेदनशील नहीं होती है, तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है। कहते हैं एंटीबायोटिक के सूत्र की बात किया जाए, अगर यहाँ बात करें एंटीबायोटिक के और उनके सूत्र के विषय में, तो आपके समक्ष एक टेबल प्रस्तुत हुआ है जिसमें आप देख सकते हो कि एंटीबायोटिक के समूह है और इसके सूत्र है। अगर देखा जाए टेट्रासाइक्लिन के बाद, तो इसमें जो है सेट्रोप्लेटोमाइसिन प्रजाति पाई जाती है। अगर बात करें क्लोरोटेट्रासाइक्लिन की, तो इसमें जो है एस्ट्रोप्लेटोमाइसिस आर्यूफेसिन्स पाया जाता है। कहते हैं अगर बात करें एंटीबायोटिक समूह के क्लोरोरामफेनिकोल की, तो इसमें जो है एस वेनोजुलाई पाई जाती है। अगर साइक्लोहेक्सिमाइस की बात करें, तो इसमें जो है एस ग्रीसियस पाया जाता है। अगर बात करें यहाँ पर जो है सेफलोस्पेरिन की, तो इसमें जो है सेफलोस्पेरिलियम्स यानी एक्रोमेनियम्स पाया जाता है। अगर पेनिसिलिन की बात करें, तो पेनिसिलियम जो है क्राइसोनेजम जो है क्राइसोनेजेनम्स में पाया जाता है। तो ये नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंटीबायोटिक है और इसके सूत्र हैं, जो कि बहुत काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात रखता है। The next topic is vaccination. The vaccination is the most important here. In 1790, his Edward Jenner observed to a milkmaid did not be get a smallpox as they were exposed to the mildew disease is cowpox. Jenner infected a boy with the cowpox or germs and there after 2 months with the smallpox germ. The boy did not be get a smallpox. Jenner is a proposed that if the melt of the antenated of the beginner germs were introduced into the body, they would be not be causes of disease. He gave the term of vaccine, Latin word vacca, means cow or vaccinations, for the weekend of germs and protective the inoculations. There is the most important here, inoculations, and today
The principle of vaccination has been to extended to be prevent attack of many diseases. When vaccines are made from to attenuated disease as a causing of bacteria, they are termed as a first generation vaccine. The second generation vaccines has been to produced by the genetical engineering and recombinant DNA technology, about which you shall as a study in the next section. And there are second generation vaccine for a hepatitis B virus and herpesvirus are already in use. Vaccine synthesis from the chemical is called third generation vaccine. The next here is the production of the vitamins. There is the most important here. Vitamins are nutrient requires a very small amount for the essential metabolic reaction in the body. They are produced using to the biotechnology. Vitamin C was the first vitamin to be produced during to the fermentation process by using of bacteria. B12 is a cyanobacterium and B2 is a riboflavins where it is obtained from the liver extract. There is a production of the B12 involved to fermentation by the propionix bacteria. In the nature, B2 is found to the cereals, vegetables and yeast, but the yard of the B2 can be is enhanced to the 100 to 300 folded by using macro. Is production of biogas. The biogas is a conventionally source of fuel. Its use can be shave of fossil fuel, coals, kerosene and petrol, which are fast getting depleted. And the biogas is made from organic waste, including is a fat called matter, is a cow dungs or feces have, is a cellulose, and the energy used the fuel as a comes from the methane, the CH4. The cow dung form to the primary source of biogas. In India, cow dung is available in the plenty in the village and the small scale of methane generating plant has been to designed. So here, any biodegradables is a substance which can be decomposed by bacteria, can be fermentation and anaerobically in the absence of oxygen by the methane producing is a organics bacteria. The cow dung is a forces are collected and put in a biogas is a digester and fermenter. A large vessel is a which formations can be take place. A series of chemical reaction occur in the presence of meta-organic bacteria CH4 as a generated bacteria and leading to the production of methane CH4 and carbon dioxide. When the generated biogas few is a parameter have to be taken into the account. There are the first here. Our formation should be a anaerobic environment and no free oxygen should be present. And second here, the pH has fermenters is should be close to the natural around to 6.8 to 7.6. The next here, the metaorganic bacteria are to be used to the fermentation. Here is a several kind of the reactor has been to design. So one side of reactor is the input that is there introducing of cow dung or fecal matter into the reactor. Well, other side of the reactor has on the outlet to removal of biogas. The materials is left behind is called slurries. There is a gas get a story about the slurries level. Slurries form to excellent manure. There is the most important and there is an advantage of biogas here. The biogas is a fuel used to be a cook food and the light lamp. So that is left after biogas production from a soil container is a manure. And the biogas is a much cheaper than the LPG, liquefied petroleum gas, which we are commonly use their day in our houses. तो यहाँ पर बात अगर हम करें टीकाकरण की, देखिए टीकाकरण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं टीकाकरण करने से कई तरह की बीमारियों से जो है समय रहते छुटकारा मिल जाती है। अगर देखा जाए 1790 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने पाया कि ग्वालिनों को चेचक यानी मसूरी का यानी स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी नहीं होती है, क्योंकि वे इसे हल्की व्याधि यानी जो है गौम सूरी का यानी काउ पॉक्स के लिए जो है उद्भिषित रहती है और इससे ग्रस्त हो चुकी होती है। जेनर ने एक बच्चे को जो है ग्लास्कुरिका रोगाणुओं से संक्रमित किया और 2 माह बाद चेचक सुरिका जीवाणु से संक्रमित भी किया। बच्चों को चेचक सुरिका नहीं हुई। जेनर ने यह प्रस्ताव दिया कि यदि कमजोर एवं दुर्बल जीवाणु शरीर में प्रवेश कराए जाएं तो उनसे रोग उत्पन्न नहीं होगा।
तो ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम दुर्बल जीवाणुओं को अगर प्रवेश करते हैं तो हमारा जो है एंटीबॉडी पहले ही इस पर अटैक करके उसको तहस नहस कर देती है। उसने जो है वैक्सीन लेटिका बैक का गाय शब्द का प्रयोग किया और दुर्बल जीवाणु एवं उनके प्रतिरक्षा टीकों को जो है टीकाकरण वैक्सीनेशंस भी कहा। तो इस प्रकार वैक्सीनेशन का यहाँ पर नाम जो है सर्वप्रथम सामने आया। आज टीकाकरण का सिद्धांत कई रोगों के आक्रमण को रोकने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। जब टीका जो है द्रव्य द्रव्यलित रोगकारी जीवाणु से बनाए जाते हैं तो उन्हें प्रथम पीढ़ियों के टीके कहा जाता है, यानी प्रथम पीढ़ी के टीका होता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रहती है। अगर बात करें यहाँ अनुवांशिक अभियांत्रिक एवं डीएनए पुनर्निवास तकनीक द्वारा पैदा किए वैक्सीन को, तो इसमें कहते हैं द्वितीय पीढ़ी की वैक्सीन भी इसको कहा जाता है, जिसके विषय में आप अगले खंड में जानेंगे और समझेंगे। कहते हैं द्वितीय पीढ़ी के टीके जो युक्त शोध बी जो है विषाणु और हर्पिस विषाणुओं के लिए प्रयुक्त होती है, प्रयोग में लिए जा रहे हैं। रसायनों से जो है संश्लेषित टीके जो है द्वितीय पीढ़ी टीके भी कहलाती है। अगर बात करें यहाँ पर विटामिनों के उत्पादन के लिए, तो कहते हैं विटामिन ऐसे पोषक तत्व है जिनकी आवश्यकता बहुत ही अल्प मात्रा में शरीर की आवश्यक जो है अपचायी प्रक्रिया के लिए पड़ती है। विटामिनों का निर्माण जो है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए किया जाता है और विटामिन सी जो है Q1 की प्रक्रिया में जीवाणु प्रयोग द्वारा उत्पन्न होने वाले पहला विटामिन है। कहते हैं अगर देखा जाए B12 या जो है साइनोकोबायमीन एवं B2 या रिबोफ्लेविन्स युक्त सार से जो है सार से प्राप्त किए गए हैं। B12 के उत्पादन में जो है प्रोपिनोलिक्स जीवाणु का Q1 जो सन्निहित होती है और प्राकृतिक में जो है B12 अनाज और जो है सब्जी एवं खमीर में पाया जाता है। लेकिन B12 के उत्पादन के जीवाणुओं को प्रयोग से जो है 100 से जो है 300 गुना बढ़ाई जा सकती है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है। अगर बात करें यहाँ पर जैव गैस का उत्पादन के, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। आपको पता ही होगा कि बायोगैस एक नया परंपरागत ईंधन होते हैं। इनके प्रयोग से जीवाश्म ईंधन, कोयला, केरोसिन और पेट्रोल की बचत हो सकती है, लेकिन लगातार ये कम होते जा रहे हैं। बायोगैस का निर्माण जो है कार्बनिक अवशिष्ट पदार्थ का मल द्वारा किया जाता है। गाय के गोबर या जो है मल में जो है ग्लेनोसोलूसोलोस होता है और ईंधन के रूप में प्रयुक्त ऊर्जा जो है मीथेन से प्राप्त होती है। गाय के गोबर में बायोगैस का प्राथमिक स्रोत होता है। भारत में गाय का गोबर जो है ग्रामीण क्षेत्र में प्रबलता से उपलब्ध होती है। छोटे पैमाने के जो है उत्पन्न कराने वाले संयंत्रों का निर्माण भी किया जा सकता है। कहते हैं कोई भी जो जैव निम्नीकरण जो कि जीवाणु द्वारा अपघटित किया जा सकता है, पदार्थ का केवल मीथेन पैदा करने वाले जीवाणुओं का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जा सकता है। गाय गोबर मल एकत्र करके जो है पाचित या Q1 या फर्मेंटर एक बड़ी पात्र में जिसमें Q1 होता है में रख दिया जाता है और मीथेन उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं की उपस्थिति में बहुत सी रासायनिक क्रियाएं भी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, मीथेन यानी CH4 का निर्माण होता है और इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। बात करें बायोगैस बनाते समय कुछ Q1 प्रचालों को बनाए रखना पड़ता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। अगर बात करें पहले तो Q1 ऑक्सीजन रहित वातावरण होना चाहिए, क्योंकि मुक्त ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर Q1 का pH उदासीन यानी न्यूट्रलाइजेंस मान को जब भी रखा जाए तो ये जो है 6.8 से 7.6 के बीच में होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर Q1 के लिए मीथेन जनक जीवाणु का उपयोग किया जाना चाहिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि जो है इसका कई बायोगैस बनाते समय कुछ जो है प्रचालों को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर रिएक्टर की बात करें तो रिएक्टर के अनेक प्रकार जो है प्रतिरूपी तैयार किए जा चुके हैं। रिएक्टर का एक सिरा निवेश के लिए अथवा रिएक्टर में गाय का गोबर का मल पदार्थ प्रवेश कराने के लिए होती है। रिएक्टर का दूसरा सिरा जो होता है बायोगैस के निकालने के लिए क्या होता है और बचे भाग को जो है कर्दम यानी स्लरी कहते हैं। गैस कदन को जो है ऊपरी तरल पर इकट्ठा हो जाता है और कदम एक बहुत ही उत्तम खाद है, यानी ये बहुत अच्छा मैन्यूर होती है और ये कृषि के लिए जो है काफ़ी आदर्श के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अगर यहाँ बात करें बायोगैस के लाभ की, तो देखिए बायोगैस खाना पकाने व लैंप जलाने आदि में उपयोग किया जाता है। बायोगैस के निर्माण के बाद बचा जो है कदम मूत्र यानी अनुकूलम खाद बनता है, यानी मैन्यूर बन जाता है, जो कि कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और किसी प्रकार के पोल्यूशन भी नहीं फैलता है। बायोगैस जो है द्रवी युक्त पेट्रोलियम गैस से भी सस्ती होती है। तो ये कई मायने में आने वाला समय में ये भविष्य में ये बहुत बड़ा जो है अपना कार्य सिद्ध कर सकता है।
इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।